जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें हम कंपैरिजन करेंगे बेटा ग्रुप वन के एलिमेंट्स को और ग्रुप टू के एलिमेंट्स को। कंपैरिजन है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स विद ग्रुप वन एलिमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स में सिमिलरिटीज क्या हैं। ग्रुप वन के एलिमेंट्स में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसी तरह ग्रुप टू के एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम शामिल है। ग्रुप वन के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं और अल्कली का मतलब होता है एशेस, और ऐश में ज्यादातर कंपाउंड्स इन एलिमेंट्स के होते हैं। एशेस ऑफ प्लांट्स को जब देखा गया है तो ज्यादातर कंपाउंड जो हैं ये इन एलिमेंट्स के मौजूद होते हैं। इसी तरह ग्रुप टू के एलिमेंट्स को हमने नाम दिया अल्कलाइन अर्थ का। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस कर ली कि अल्कलाइन अर्थ ये बेसिक इन नेचर भी हैं, एशेस ऑफ प्लांट में भी पाए जाते हैं और अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन में भी सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सरफेरेस हैं। देखिए सबसे पहले इन दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स की सिमिलरिटीज क्या हैं। दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास मेटालिक नेचर रखते हैं, ये भी मेटालिक नेचर रखते हैं। और जैसे जैसे इनको हम टॉप टू बॉटम डिस्कस करें तो इनकी रिएक्टिविटी, इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर और इनकी किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस करने की एबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये बातें इनकी सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग। लेकिन कहता है जहां पर इन दोनों में सिमिलरिटीज मौजूद है वहीं इनके दरमियान डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। ग्रुप वन के एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप टू एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हमारे पास अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर पहला ग्रुप है, उसके एटॉमिक साइजेस एज कंपेयर टू बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स के बड़े होते हैं। जब लार्जर एटॉमिक साइज होगा इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, जिसकी वजह से इन ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू इन ग्रुप के एलिमेंट्स के वो ज्यादा होती है और इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप टू एलिमेंट्स। फिर ग्रुप वन है, ग्रुप वन ए हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। जबकि ग्रुप टू के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ग्रुप वन एलिमेंट्स कैन लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जबकि ग्रुप टू के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उनको एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा रिक्वायर होती है। फिर बेटा बात करता है हमारे पास दोनों एलिमेंट्स के हवाले से हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन में ग्रुप वन के एलिमेंट्स और ग्रुप टू के एलिमेंट्स लिखे हैं। हाइड्रोक्साइड्स ये ग्रुप वन के वेरी सॉल्युबल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इनकी नेचर भी क्या होती है, हाईली बेसिक इन नेचर होती है। फिर लेकिन ये वाले हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ये हमारे पास लेस सॉल्युबल होते हैं और इनकी नेचर लेस बेसिक होती है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कंफिगरेशन देखें तो NS1 है, जबकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन NS2 है। आयन फॉर्मेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, वन पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, टू पॉजिटिव बनाते हैं। ग्रुप वन की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, ग्रुप टू की रिएक्टिविटी कम होती है। और रीजन क्या है रिएक्टिविटी की, कि ग्रुप वन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जबकि ग्रुप टू के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। अब जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतना सॉफ्ट होगा। इसी वजह से ग्रुप वन के एलिमेंट्स जो होते हैं वेरी सॉफ्ट होते हैं, इनको आसानी से नाइफ से कट किया जा सकता है। जबकि ग्रुप टू के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनमें हार्डनेस आ जाती है। फिर इनकी डेंसिटी, चूंकि इनके एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इनकी डेंसिटी कम होती है। जबकि ग्रुप टू के एलिमेंट जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक वॉल्यूम छोटा हो गया तो इनकी डेंसिटी हाई होगी। फिर हमारे पास इनके मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप वन चूंकि सॉफ्ट होती हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, और ग्रुप टू जो है ये हार्ड होती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं।
आगे अगला टॉपिक हमारे पास आता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। बेटा जब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कार्बोनेट से मिलेंगे या नाइट्रेट से मिलेंगे, ये मैंने कार्बोनेट्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख दिया। तो कार्बोनेट से मिले और उनकी हमने थर्मल डीकंपोजिशन करवा दी। वर्ड थर्मल, थर्मल का आपको पता है, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ते हैं, थर्मल का मतलब होता है हीट और डीकंपोजिशन का मतलब है ब्रेक करना, किसी सिंगल कंपाउंड को हीट की बेस पे ब्रेक करना इनटू इट्स सिंपलर सब्सटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग हीट। और चूंकि हम इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं और वो इस इसको हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई प्रोसेस की नेचर क्या होती है, एंडोथर्मिक। अब हमने देखना है कि कौन सा कार्बोनेट जब हम उसको हीट दें वो ज्यादा स्टेबल है, वो देर बाद टूटेगा और उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और कौन सा कार्बोनेट या नाइट्रेट जल्दी टूट जाएगा और इसकी क्या रीजन। कहते हैं बेरिलियम कार्बोनेट बहुत थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करें फौरन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेरिलियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को इसकी निस्बत थोड़ी सी हीट ज्यादा देनी पड़ रही है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, फिर कहीं जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए जैसे जैसे मेटेलिक कैटायन के साइज में इजाफा हो रहा है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है और वो रिक्वायर कर रहे हैं ज्यादा हीट को टूटने के लिए, जबकि स्मॉल कैटायन वाला जो हमारे पास कार्बोनेट है वो जल्दी ब्रेक हो रहा है। इसकी क्या रीजन है। कहता है स्मॉलर कैटायंस वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, जितना कोई छोटा कैटायन होगा उस पर ज्यादा चार्ज और उसका छोटा सा वॉल्यूम होगा, साइज छोटा होगा, तो हम इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं किसका बेटा, चार्ज डेंसिटी का, चार्ज टू साइज रेशियो। तो जिस कैटायन का साइज छोटा और उस पर चार्ज ज्यादा हो तो उसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा, और वो साथ आने वाले कार्बोनेट या नाइट्रेट के लार्जर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसको डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, इसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। तो जितना कैटायन हाई चार्ज डेंसिटी रखेगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, वो कार्बोनेट के या नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देगा, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना जल्दी डिस्टर्ब होगा बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा और उसको हीट देकर आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए जब कार्बोनेट या नाइट्रेट किसी ऐसे कैटायन के साथ आते हैं कि जिनका साइज छोटा होता है और उन पर चार्ज ज्यादा होता है, यानी कि उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ऐसे कार्बोनेट्स को और नाइट्रेट्स को कम हीट देकर तोड़ा जाना आसान होता है। कहता है स्मॉलर कैटायंस विद वेरी हाई चार्ज डेंसिटी हैव हाई पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर क्या है, बाय व्हिच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स कैन बी डिस्टॉर्टेड, जिससे हम किसी कार्बोनेट का या नाइट्रेट का ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको बिगाड़ सकते हैं, और जितना जल्दी वो बिगड़ेगा टूटेगा उतना जल्दी उसको हम कम हीट प्रोवाइड करेंगे, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास कैटायंस with smaller cations with very high charge density has high polarizing power by which the electronic cloud of carbonates and nitrates can be distorted. Bonds become weak and compound can be broken by providing less heat. Same in the case of beryllium nitrate और calcium nitrate का comparison करें। बेरिलियम नाइट्रेट को आप कम हीट प्रोवाइड करेंगे और ब्राउन कलर की NO2 गैस रिलीज होगी, और ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, बेरिलियम ऑक्साइड में, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्सीजन के साथ मिलना इलेक्ट्रोस्टैटिकली ज्यादा स्टेबल है, जबकि बेरिलियम का नाइट्रेट के साथ रहना इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल नहीं है। बेरिलियम इस नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, इसके बॉन्ड को वीक बना देगा, और इसको कम हीट देकर तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का साइज बढ़ गया। जब कैल्शियम का साइज बढ़ गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, और अब नाइट्रेट या कार्बोनेट को ब्रेक करना है तो हमें हीट भी क्या रिक्वायर होगी, ज्यादा।
तो दैट्स व्हाई लार्जर कैटायंस के नाइट्रेट्स या कार्बोनेट्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट रिक्वायर होती है और वो ज्यादा थर्मली स्टेबल हो जाते हैं, उनकी थर्मल डीकंपोजिशन मुश्किल हो जाती है। अब थर्मल डीकंपोजिशन करवा के किसी कंपाउंड की हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें किसी भी कंपाउंड की अननोन कंपाउंड का आइडिया हो जाता है। आप अगर बुक पे देखें टेबल उसमें दिया है तो टेबल की वैल्यूज को देख के हमें पता चल जाता है कि जिनकी थर्मल डीकंपोजिशन लेस हीट रिक्वायर करते हैं वो उनके स्मॉलर कैटायंस हैं। इसी तरह हमें उसमें मौजूद आयनिक साइज का पता चल जाता है कि कौन से कैटायन लार्जर कैटायन के साथ है या लेस कैटायन के। अगर लेस कैटायन के साथ होगा तो अगर ऐसे कैटायन के साथ होगा जिसका साइज छोटा है और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी हमारे पास जो थर्मल डीकंपोजिशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर है वो ज्यादा होगा। इसी तरह हमें कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी, जो कंपाउंड जितना ज्यादा हीट लेगा अपने आप को ब्रेक करने के लिए उतना स्टेबल होगा, तो हमें कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी का भी अंदाजा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, यहाँ तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।